हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि मेमोरेबल पॉइंट्स है जिसे आपको याद कर ही लेना होगा और एग्जामिनेशन में कहीं भी पूछा जा सकता है। खासकर यह पॉइंट्स बीपीएससी ट्री 4 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आप इन पॉइंट्स को अगर देख लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 8 का कवर हो जाएगा, जो कि हिस्ट्री का है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ इस सीरीज का एक वीडियो और आया है जिसमें क्लास 1 लिखा होगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें 3 चैप्टर्स को कवर किए गए हैं क्लास 8 के हिस्ट्री का ही। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पहला चीज़ क्या हमको इस पॉइंट में याद रखना है, हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 10 है दृश्य कलाओं साम्राज्यवादी युग की कला 18वीं सदी से 19वीं सदी तक के बीच के जो भी कला से संबंधित बातें हैं उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको लगता है आपको याद करना चाहिए वो है तैल चित्रों की तकनीक भारत में कौन लाता है। तैल चित्रों की तकनीक भारत में कौन लाता है? तो यूरोपीय कलाकार लाते हैं। ये पहला चीज़ है जो आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हम क्या देखते हैं, अंग्रेज फौज का नेतृत्व करते हुए टीपू के दुर्ग पर धावा कौन बोलता है? तो जनरल बेयर्ड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेज फौज का नेतृत्व करते हुए टीपू के दुर्ग पर, टीपू मतलब टीपू सुल्तान, उसके दुर्ग पर धावा कौन बोलता है? तो जनरल बेयर्ड। ये इसी चैप्टर का पोर्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जनरल सर डेविड बेयर्ड का चित्र किसने बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान और हैदर अली द्वारा अंग्रेजों को 1780 में पोलीलूर के युद्ध में हराया गया। मीन्स टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों मिल करके अंग्रेजों को कहाँ हराते हैं? 1780 में पोलीलूर के युद्ध में हराते हैं। वहीं आगे आप क्या देखेंगे, खर्रा चित्र जो होता है ये 19वीं सदी से संबंधित है कि खरा चित्र किस प्रकार से होता है। तो उसका कुछ फीचर बताया गया। सीटेट के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन कि कागज़ के लंबे रोल पे बनाई जाने वाली चित्र होती है, इसे पटुआ भी कहा जाता है। किसे? खर्रा चित्र को, जिसके तहत धार्मिक और पौराणिक चित्र बनाई जाती थी। तो खर्रा चित्र के फीचर को आप समझ गए, गुण को आप समझ गए। आगे कह रहा है कलकत्ता आर्ट स्टूडियो की स्थापना कब होती है? तो 19वीं सदी में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग क्या देखेंगे, विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन जो है उसका निर्माण कब होता है? तो 1878 से 1887 के बीच में होता है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुंबई में बने नुकीले मेहराबें और लंबाई पर जोर दिया गया वास्तुशैली को क्या कहते हैं? तो गॉथिक शैली। ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया है, इसमें भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ इमारत का फीचर बताया गया है कि नुकीले मेहराबें और लंबाई पर जोर दिया गया वास्तुशैली को क्या बोलते हैं? तो गॉथिक शैली। मतलब मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है पुराना वाला, ये सब छत्रपति जी वाला, तो ये सब गॉथिक शैली में ही बना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के इमारतों में गोल मेहराबें माने गुंबद, गोल स्तंभ का निर्माण किया है। यह शैली कहाँ की है? तो यूनान व रोम की है। पूछता है, यूनान व रोम की है। अब एक कहा है राजा रवि वर्मा के बारे में चर्चा है कि यह केरल के त्रावणकोर के महाराजा परिवार में से थे। आधुनिक और राष्ट्रीय कला को प्रदर्शित करते थे। 1880 के काल में बहुत ही विख्यात थे। वे तैल चित्र और यथार्थ पूर्वक शैली का इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा केरल के त्रावणकोर के महाराजा के परिवार के थे और किस प्रकार की चित्रकारी करते थे? तो तैल चित्र और यथार्थ परक शैली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसी चैप्टर से संबंधित चीज़। यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा है कि राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, के इर्द गिर्द जुटने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं ऑथर ऑफ द बुक द आइडियल्स ऑफ ईस्ट। द आइडियल्स ऑफ ईस्ट, इसको किसने लिखा था? ओकाकुरा काकुजो, 1904 में। ये जापान का था। अब ओकाकुरा से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया था तथा रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर से मिला। ही टोल्ड एशियन नेशन शुड अपोज वेस्टर्न पेंटिंग। मीन्स एशियन नेशन को वेस्टर्न पेंटिंग का अपोज करना चाहिए था, क्योंकि एशियन पेंटिंग को वेस्टर्न पेंटिंग दबा रहा था। वह पहली जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक भी थे। कौन? ओकाकुरा
तो ये था पहला चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा, 1870 से 1947। अब इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित होता है, तो 1878 में होता है। वहीं वर्नाकुलर एक्ट किस साल होता है, 1878। दोनों डेट सेम है तो ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया था। इससे क्वेश्चन पूछा ही है बीपीएससी T3 में। अब एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है कि दादा भाई नौरोजी क्या थे, मीन्स प्रोफेशन क्या था, तो वह व्यवसायी थे और प्रचारक भी थे। वे कहाँ रहते थे, तो लंदन में रहते थे। एंड वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बीपीएससी में एडमिनिस्ट्रेशन वाले में पूछा गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे और उनका कंस्टिट्यूएंसी क्या था, तो फिन्सबरी सेंट्रल था। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बार और रिपीट करते हैं इसको कि दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था, बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह कौन थे, व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रोफेशन भी पूछ देता है। और कहाँ रहते थे, लंदन में। मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ कॉमन्स के। और किस पार्टी से बिलोंग करते थे, लिबरल पार्टी से। और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या था, फिन्सबरी सेंट्रल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ही वाज फर्स्ट एशियन टू बी अ ब्रिटिश एमपी, मतलब ब्रिटिश एमपी बनने वाले पहले एशियन थे वो। इंडियन छोड़ दिए, पहले एशियन ही थे। 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बारे में आपको पता ही होगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसी में कि केसरी अखबार मराठी भाषा में छपती है और तिलक के द्वारा। वहीं लाजपत राय आर्य समाज से भी जुड़े थे, याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 1906 में होती है। कांग्रेस स्प्लिट होता है, माने कांग्रेस का विभाजन होता है, बंटवारा होता है 1907 में। वहीं यूनाइट हो जाता है 1915 में। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 को देखने को मिलता है। वहीं गांधी केम इंडिया इन 1915, ये तो आपको पता ही होगा। और किस उम्र में आते हैं, 46 ईयर्स में। ये तो बेतु का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, इसलिए 46 ईयर्स याद आप रखेंगे। स्वदेशी मूवमेंट का कारण क्या था, तो बंगाल विभाजन, याद रखना है। ये कॉज पूछता है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्वदेशी मूवमेंट, तो आप बोलिएगा बंगाल विभाजन। वहीं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वदेशी मूवमेंट को आंध्रा के इलाकों में क्या कहा जाता था, तो वंदे मातरम मूवमेंट कहा जाता था। चौरी चौरा कांड कब होता है, फरवरी 1922। अब इसका डेट भी मेंशन्ड है लूसेंट में। लूसेंट का सीरीज चल रहा है, आप उसको भी देखिए, पता चल जाएगा। आगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं, तो ये कब होता है, 1930 में होता है। वहीं साइमन कमीशन के बारे में भी चर्चा है इस चैप्टर में, जो 1927 में भारत आता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 1929 में किया गया। वहीं 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, HSRA कब फाउंड हुआ था, कब शुरू हुआ, तो 1928 में। और कहाँ होता है, तो ये जगह भी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो पूछने का संभावना बनता है कि फिरोज शाह कोतला, न्यू दिल्ली में। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मारा था, तो याद रखिएगा डेट के साथ, 17 दिसंबर 1928। 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है, भगत सिंह और BK दत्त ने विधान परिषद में बम फेंका। तो ये सब जिस चीज़ में डेट मेंशन है एनसीईआरटी में, आपको डेट ध्यान रखना है। वहीं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। अंबाबाई क्रांतिकारी महिला कहाँ की थी, तो कर्नाटक की थी अंबाबाई क्रांतिकारी महिला। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1937 में प्रांतीय स्तर पर किए गए चुनाव में 11 में से 7 प्रांत में कांग्रेस जीती थी, याद रखना है। 11 में से 7 में कांग्रेस जीती थी और 1939 में इस्तीफा भी दे दिया। मौलाना आज़ाद के बारे में कह रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में। मौलाना आज़ाद कहाँ के थे, मक्का के थे। उनके पिता बंगाली थे और माता अरबी थी। खान अब्दुल गफ़ार खान के बारे में कहता है कि वे पश्तून नेता थे और संस्थापक थे किसके, खुदाई खिदमतगार संगठन के, खुदाई खिदमतगार। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी से संबंधित चैप्टर है। चैप्टर 7 में भी इससे रिलेटेड कुछ है। तो इसमें हम लोग मुख्यतः क्या नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाए हैं कि कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में जो जो जनजाति का मेंशन है उसको हम एक तरफ लिख दिए हैं और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो मुंडा के बारे में पहला चर्चा है, तो मुंडा छोटा नागपुर में बिलोंग करता है। डोंगरिया उड़ीसा में पाया जाता है। खोंड उड़ीसा और मध्य भारत में पाया जाता है। वन गुज्जर पंजाब में पाया जाता है। लबड़िया या लबाड़िया भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। गद्दी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कुल्लू में पाया जाता है। बकरवाल कश्मीर में पाया जाता है। आगे आप देखेंगे
तो बैगा का चर्चा है कि बैगा कहाँ पाया जाता है, तो मध्य भारत में। नीसी कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। संथाल कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। बस्तर मध्य भारत में। अब शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर या घुमंतू खेती को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर। तो घास फूस को जलाया जाता है इसमें। अब घास फूस को जलाने से ज़मीन में क्या चीज़ का मात्रा मिलता है, किस पोषक तत्वों का को मिल जाता है ज़मीन को, तो पोटास। याद रखना है कि घास फूस को जला करके राख को वो लोग छीट दिया करते हैं, तो राख में क्या पाया जाता है, तो पोटास पाया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में घुमंतू खेती कहते हैं। इस घुमंतू खेती को मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, तो बेवर। एनसीईआरटी में मेंशन है तो क्वेश्चन बनना है, इसलिए याद ही कर लेना है। मध्य प्रदेश में इसको बेवर बोलते हैं। आगे सोंग्रम संगमा के बारे में कहता है, ये असम में बगावत किए थे। कब किए थे, 1906 में। कौन, सोंग्रम संगमा। कहाँ किए थे, असम में किए थे। तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह हैं जिनके बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में डेट के साथ। तो कोल विद्रोह कहाँ कब हुआ था, 1831 से 32 में। संथाल विद्रोह 1855 में। बस्तर विद्रोह 1910 में। वर्ली महाराष्ट्र विद्रोह 1940 में हुआ था। वहीं बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, 1870 में हुआ। यह भी मेंशन है एनसीईआरटी में। बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था, तो बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार किया गया, 1897 में छोड़ा गया। 2 साल के लिए गिरफ्तार किया गया था। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब होती है, 1900 में। ये पूछ सकता है कि किस बीमारी से होती है, तो हैजा से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चैप्टर हमारा आदिवासी वाला खत्म हो गया। अब अगला जो चैप्टर है हमारा, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको इसमें ले लिया गया है, कि जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद की बात है। ये चैप्टर 5 है। कह रहा है कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी, तो 1801 में। अंग्रेजों ने अवध को कब अपने में मिला लिया, 1856 में। याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी में दिया है। अब किसने कहा बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, डलहौजी ने कहा था। कब कहा, 1849 में कहा था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, कौन बोला, कैनिंग बोला था, 1856 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस चैप्टर में देखते हैं वो क्या है, कि कब भारतीय सैनिकों को समुद्री मार्ग से बर्मा जाने का आदेश मिला, 1824 में। माझा प्रवास पुस्तक कौन लिखा था, विष्णु भट्ट गोडसे। अब ये किताब पूछेगा, आप छोड़ देंगे, इसलिए इसको याद रखना है। पुस्तक सिपाही से सूबेदार तक के लेखक कौन थे, सीताराम पांडे। सिपाही से सूबेदार तक, सीताराम पांडे। इस पुस्तक को इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम सिपोए टू सूबेदार किसने लिखा, तो नॉर्गेट ने लिखा। मंगल पांडे को फांसी कब होती है, 29 मार्च 1857 को। यह भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि लखनऊ के नवाब बाजिद अली शाह का बेटा कौन था, तो बिरजिस कद्र था। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी जो अंग्रेजों से लड़ी, उनका नाम क्या था, अवंतीबाई लोधी। याद रखना है। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी थी जो अंग्रेजों से लड़ी थी, अवंतीबाई लोधी। खुर्दा संग्राम, इसका एक और नाम है पाइक विद्रोह। खुर्दा संग्राम का एक और नाम है पाइक विद्रोह। कब हुआ था, 1817 में हुआ था। कहाँ, ओडिशा में। और बख्शी जगबंधु थे इसके नेतृत्वकर्ता। वहीं ताइपिंग विद्रोह कब शुरू हुआ, तो 1850 में। और ख़त्म कब होता है, 1860 के मिड में। कौन इसका नेतृत्व करते हैं, तो हांग जिकुआंग। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जिसको आपके सामने रखा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नया चैप्टर, कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें क्या कर रहा है, पटोला बुनाई कहाँ से होती थी, तो सूरत, अहमदाबाद, पाटन। पटोला बुनाई याद रखिएगा, पटोला बुनाई कहाँ से होती थी, तो सूरत, अहमदाबाद, पाटन। मलमल के कपड़े को मसलिन कहते थे। मलमल के कपड़े को मसलिन कहते थे। अब ये मसलिन क्यों कहते थे, कि मसलिन इराक के शहर मोसुल से पड़ा। इराक में एक शहर था जिसका नाम था मोसुल, इसी के नाम पर मसलिन पड़ा। और क्योंकि यूरोपियन यह कपड़ा सबसे पहले यहीं देखे थे, कहाँ देखे थे, इराक में, इसलिए वो मसलिन मसलिन कहने लगे। कालीकट से निकला शब्द कैलिको। कालीकट से निकला शब्द कैलिको। कालीकट से कौन सा शब्द निकला, कैलिको। बाद में सूती कपड़े को कैलिको कहा गया। ठीक है। बंधाना शैली के कपड़े कहाँ बनाए जाते थे, बंधाना। याद रखना, ये सब एनसीईआरटी का चीज़ है तो पूछ सकता है। बंधाना शैली के कपड़े कहाँ बनाए जाते थे, तो राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। वहीं कह रहा है इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम कब लगा, तो 1720 में लगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम कब लगा, 1720 में। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जॉन के ने, 1764 में। पूछ देगा ये। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड
आर्कराइट। कब किया था? 1768 में किया था। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है। चरखा झंडे के बीच में कब लगाया गया? 1931 में लगाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़े थे। अगर इस टाइप का वीडियो आपको पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में मोर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।